Hello everyone, my name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. चलिए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है आईटीआर फॉर्म्स। आईटीआर फॉर्म्स का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स। ठीक है, आप सभी ने थ्योरेटिकल इनकम टैक्स तो बहुत पढ़ लिया होगा, लेकिन एक्चुअली में जो हम इनकम अर्न करते हैं उसको किस तरह से हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे शो करते हैं और किस तरह से हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो इनकम के 5 हेड्स होते हैं, हमें सबको पता है, और 5 हेड्स का डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है और कौन सी इनकम कौन से आईटीआर में फॉल होती है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, बेसिकली मैंने आईटीआर फॉर्म्स की सीरीज को 8 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्टरी लेवल। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि आईटीआर फॉर्म्स क्या होता है, तो ये वही वीडियो है इंट्रोडक्शन के लिए। और नेक्स्ट 7 वीडियोस रहेंगे आईटीआर 1 2 3 4 टू 7। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आईटीआर फॉर्म्स। व्हाट इज आईटीआर? आईटीआर मींस इनकम टैक्स रिटर्न। व्हाट इज आईटीआर फॉर्म? ठीक है, आईटीआर का फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न होता है, लेकिन अब आईटीआर फॉर्म्स क्या है वो हम देखते हैं। आईटीआर फॉर्म्स रेफर टू दोज फॉर्म्स इन विच टैक्स पेयर्स फाइल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इनकम अर्न्ड एंड टैक्स एप्लीकेबल टू द डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स। मतलब आईटीआर फॉर्म्स क्या है, कहा गया ये है कि आईटीआर फॉर्म्स में जो टैक्स पेयर है वो अपनी इनकम की इंफॉर्मेशन और उसके साथ साथ कितना टैक्स उसको एप्लीकेबल है या फिर डिपार्टमेंट को पे करना है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन फुलफिल करता है, मतलब वहां पे शो करता है। द डिपार्टमेंट हैज नोटिफाइड 7 टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिटेल्स में नहीं जानेंगे, लेकिन कौन सा आईटीआर फॉर्म किसको एप्लीकेबल है हम उसके बारे में बात करेंगे। आईटीआर फॉर्म्स के बारे में आगे बात करने से पहले ये बहुत जानना जरूरी है कि ये थ्योरेटिकल एग्जाम्स या फिर कहीं आप जब इनकम टैक्स पढ़ते हो तो वहां पे एप्लीकेबल है या नहीं है। वैसे तो ये वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है। जब प्रैक्टिकली आप कोई इनकम टैक्स का प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप कमाते तो हो, लेकिन आपने कोई इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा कोई हायर नहीं किया है, टैक्स कंसल्टेंट हायर नहीं किया और आप खुद से ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हो, तो ये आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए अभी आगे बात करते हैं आईटीआर 1 से। तो आईटीआर वन किसको एप्लीकेबल है? फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है जो रेसिडेंट होना चाहिए, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, रेसिडेंट में हमने पढ़ा था कि एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है और एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है। तो ये जो आईटीआर 1 है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट को एप्लीकेबल है, जिसकी इनकम हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख। ठीक है, जिसकी इनकम 50 लाख तक रुपीस है वो आईटीआर 1 चूज कर सकता है। और इनकम के हेड्स कौन से होने चाहिए? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स। साथ ही साथ आप इसमें एग्रीकल्चर इनकम भी शो कर सकते हैं, लेकिन उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है अप टू 5,000 रुपीज। ठीक है, तो ये जो 50 लाख रुपीज बोला है वो एग्रीगेट है। किसका एग्रीगेट? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स। ठीक है, एंड ओवर एंड अबव इन एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक होनी चाहिए। तो ये था आईटीआर 1। अब बात करते हैं आईटीआर 2 की। तो आईटीआर 2 किसको एप्लीकेबल है? फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, जो इंडिविजुअल या जो एचयूएफ जिसकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है वो आईटीआर 2 चूज कर सकता है। कहा जाए तो कि जिसकी इनकम जो आईटीआर 1 में मैंने बोला कि 50 लाख से ऊपर है या फिर
50 लाख से नीचे है लेकिन उसकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है, देन उसको भी ITR 2 एप्लीकेबल होगा। ITR 3 for individuals and HUF having income from profit and gain of business और प्रोफेशन। मतलब कहा गया ये है कि जो इंडिविजुअल, जो पर्सन या फिर जो HUF जिसकी इनकम बिजनेस रिलेटेड है, प्रोफेशन रिलेटेड है, तो उसको ITR 3 भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं ITR 4 फॉर इंडिविजुअल्स, HUF एंड फर्म अदर देन LLP। फॉर्म को भी बोला है ITR 4, फॉर्म को भी एप्लीकेबल है लेकिन अदर देन LLP। बीइंग अ रेसिडेंट, रेसिडेंट होना बहुत जरूरी है। हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन व्हिच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44 AD, 44 ADA एंड 44 AE। अब 44 AD, 44 ADA और 44 AE क्या होता है? तो ये जो सेक्शन है ये बेसिकली प्रिजम्पटिव इनकम से रिलेटेड है, यानी कि आपका जितना टर्नओवर है आप उसका कुछ परसेंटेज आप एज ए इनकम शो कर सकते हो। 44 AD जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनका एप्लीकेबिलिटी ये है कि जितना उसका टर्नओवर है उसका 8% और 6% शो कर सकते हैं। पूरा बिजनेस अगर कैश बेसिस पे है तो 8% एप्लीकेबल है, और डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो आप 6% तक अपना इनकम शो कर सकते हैं। और उससे भी नीचे अगर आपको अपना प्रॉफिट शो करना है देन आपको ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करना पड़ेगा। देन बात करते हैं 44 ADA। ये उन लोगों के एप्लीकेबल है जो लोग प्रोफेशन में है, यानी कि डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है। और बात करें तो टैक्स प्रैक्टिशनर, अकाउंटेंट्स, ये सब कौन है? प्रोफेशन है। तो इनको अपना ग्रॉस रिसिप्ट का 50% इनकम शो करना पड़ेगा, और ये उससे कम शो करना चाहते हैं तो ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। देन 44 AE, जो लोग ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में, जिनके पास ट्रक्स है, ठीक है, तो उनको 44 AE एप्लीकेबल होता है। अकॉर्डिंग टू ट्रक होता है, अकॉर्डिंग टू उनकी जो कैपेसिटी है ट्रक की, उसके हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। देन बात करते हैं ITR 5, तो किनको एप्लीकेबल है? फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, HUF, कंपनीज एंड पर्सन फाइलिंग ITR फॉर्म्स 7, ठीक है। वो पर्सन जो इंडिविजुअल नहीं है, HUF नहीं है, कंपनी नहीं है, और वो पर्सन जो अपना रिटर्न ITR 7 में फाइल कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली कहा यह गया है कि फॉर्म्स है, AOP, BOI है, LLP है, देन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, ये सब कहाँ पे फॉल होते हैं? ITR 5 में फॉल होते हैं। देन बात करते हैं ITR 6 फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। जो कंपनीज सेक्शन 11 में कोई क्लेम कर रही, मतलब जो एग्जेम्पशन क्लेम कर रही है, उनको ITR 6 एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। जो कंपनी, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो कंपनी अंडर सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन क्लेम कर रही है उनके लिए ये ITR फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। उनको छोड़ के जो कंपनी है उनको ITR 6 एप्लीकेबल होगा। देन ITR 7 for person including companies required to furnish return under section 139 4A, 4B, 4C and 4D only। अगर ये चार सेक्शन में अगर कोई कंपनी अपने इनकम फर्निश कर रही है देन उसको अपना रिटर्न फाइल ITR 7 में करना पड़ेगा। इफ पॉसिबल देन मैं ये चार सेक्शन का अलग से आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा। एवरी टैक्स पेयर must know all the ITR forms details and file the ITR before the specified due date to avoid penalties, ठीक है। जो टैक्स पेयर अपना रिटर्न फाइल कर रहा है उसको ITR फॉर्म्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और उनको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी डेट से पहले इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ डेट्स नोटिफाइड करती है, ठीक है,
उससे पहले आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ताकि आप इंटरेस्ट और पेनल्टी को अवॉइड कर सको. The applicability of ITR forms depend on the amount of the income earned, source of the income of the taxpayer, and the category of the taxpayer belongs to, such as individual, HUF, company, etc. कहा यह गया है कि ITR का जो एप्लीकेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करता है, तो कि इनकम कहां से अर्न हुई है, कितनी अर्न हुई है, और टैक्स पेयर कौन सी कैटेगरी का है. आइदर वो इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी, एक्सेट्रा. ठीक है. देन ये छोटा सा बाइफर्केशन मैंने दिया है. हमने जो भी पढ़ा है अभी उसका ये छोटा सा फ्लो चार्ट है. आईटीआर फॉर्म्स बेस्ड ऑन टैक्स पेयर कैटेगरी एंड इट इज इनकम सोर्स. ठीक है. बात करते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ. अगर उनकी इनकम, मान लो इंडिविजुअल की इनकम सैलरी है या फिर पेंशनर है प्लस हाउस प्रॉपर्टी है या फिर अदर सोर्स है, तो उसको आईटीआर 1 एप्लीकेबल होगा. और साथ साथ में उसकी इनकम एग्रीकल्चर से भी है लेकिन अप टू 5000 है तो आईटीआर 1 एप्लीकेबल होगा, और मोर देन 5000 है देन आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा. अगर इंडिविजुअल एचयूएफ बिजनेस से इनकम कमा रहे हैं देन आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4. अगर बिजनेसमैन चाहता है कि वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यूज करे देन आईटीआर 4 एप्लीकेबल है. एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फर्म और एलएलपी के लिए आईटीआर 5 एप्लीकेबल है, और कंपनीज के लिए आईटीआर 6 और आईटीआर 7. जो कंपनीज क्लेम नहीं कर रही है अंडर सेक्शन 11 में एग्जम्पशन, उनके लिए आईटीआर 6 है, और जो मैंने 4 सेक्शन बोले हैं उनके लिए आईटीआर 7 एप्लीकेबल है. अब बात करते हैं व्हाट इज द ड्यू डेट. ठीक है. ड्यू डेट क्या होता है? तो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इज द डेट बाय विच द रिटर्न कैन बी फाइल्ड विदाउट एनी पेनल्टी और लेट फी. ठीक है. ये वो डेट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पेसिफाइड करती है, और वहां तक अगर आप अपना रिटर्न भर देते हो या फिर फाइल कर देते हो तो आपको लेट फी और पेनल्टी नहीं लगेगी. टैक्स पेयर फाइलिंग their return beyond such due date will have to pay interest under section 234A and penalties under section 234F. 234A ये कहता है कि अगर आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी बनता है, ठीक है, उस और आप उस स्पेसिफाइड डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करते थे, आपको 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और पेनल्टी एज नोटिफाइड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. ठीक है. बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है लेकिन रिबेट की लिमिट से कम है. ठीक है. जो भी एग्जम्पशन लिमिट रिबेट क्लेम करने के लिए दी जाती है वहां के बीच की इनकम है तो आपको अराउंड 1000 और बियॉन्ड है तो 10000 एज स्पेसिफाइड एवरी ईयर बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. कैटेगरी ऑफ टैक्स पर एंड ड्यू डेट ऑफ टैक्स फाइलिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 21 एंड 22 एडिट करना रह गया है. ठीक है. इट्स नॉट 2021, इट्स 21-22. अगर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई जिनको ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है उनके लिए 31 दिसंबर 2021. ठीक है. जो डेट अभी एक्सटेंड की गई है, लेकिन स्टैंडर्ड डेट कौन सी है? 31 जुलाई. देन बात करते हैं कि बिजनेसेस जिसमें ऑडिट रिक्वायर्ड है उनके लिए 15 फरवरी 2022 एप्लीकेबल कर दिए, लेकिन स्टैंडर्ड डेट कौन सी थी? 31 अक्टूबर. और जो बिजनेस में टीपी रिक्वायर्ड है, टीपी यानी कि ट्रांसफर प्राइसिंग, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए 28 फरवरी 2022. अदरवाइज जो स्टैंडर्ड डेट है, ठीक है, अगर कोई भी डिले नहीं होता है या फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई पेंडेमिक नहीं है, तो अदरवाइज 30 नवंबर स्टैंडर्ड डेट है. ठीक. तो ये थी ड्यू डेट्स. ठीक है. हमने पढ़ लिया कि आईटीआर फॉर्म्स क्या होता है, कितने तरह के आईटीआर फॉर्म्स होते हैं, और ठीक है, ड्यू डेट क्या होता है, और हम नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे आईटीआर 1 से और आईटीआर 7 तक पढ़ेंगे कि ये फॉर्म्स किस तरह से एप्लीकेबल है, किस तरह से उसमें इनकम शो की जाती है, कौन सी इनकम इंक्लूडेड होती है. ठीक है. थैंक यू.